नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। की शुरुआत करते हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर अपर मुख्य सचिव गृह ने पीसी की है और पुलिस महानिदेशक यूपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। साथियों, आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रदेश में संपन्न हुए 80 लोकसभा क्षेत्रों के सामान्य एवं 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपनिर्वाचन की मतगणना कल दिनांक 4/6 को समय 8 बजे से प्रारंभ होगी। उक्त मतगणना के दृष्टिगत कुल 81 स्थानों पर मतगणना का कार्य संपादित होगा। कल सीईओ यूपी साहब ने प्रेस ब्रीफिंग किया था और आज माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस को ब्रीफ किया है। सोशल मीडिया में तरह तरह की भ्रामक एवं गलत अफवाहें भी चल रही हैं। माननीय आयोग ने उनका निराकरण किया है अपने स्तर से। मैं उनमें से कुछ जो माननीय आयोग के निर्देश हैं उनके कुछ संगत अंश आपसे शेयर करूंगा। समस्त मतगणना एवं सीलिंग की कार्रवाई सीसीटीवी की निगरानी में की जाएगी। मतगणना स्थल परिसर में मीडिया सेंटर स्थापित किया जा रहा है। सूचना विभाग से एक अधिकारी मीडिया सेंटर के प्रभारी रहेंगे। आरओ द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा समय समय पर छोटे समूहों में मीडिया बंधुओं को मतगणना हॉल का भ्रमण भी कराया जाएगा। मतगणना हॉल के भीतर भारत निर्वाचन आयोग से जारी मीडिया पास धारक मीडिया बंधुओं को ही कैमरा ले जाने की अनुमति होगी। मीडिया बंधुओं को मीडिया सेंटर पर मोबाइल प्रयोग की भी अनुमति रहेगी। प्रत्येक मतगणना स्थल पर पब्लिक कम्युनिकेशन कक्ष भी स्थापित किया जा रहा है, जहां पर प्रत्याशी व उनके एजेंट आवश्यकता पड़ने पर मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं तथा उनके फोन सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रत्येक मतगणना हॉल में एक ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें प्रत्याशी के नाम व राउंडवार परिणाम लिखा जाएगा ताकि सभी मतगणना एजेंट उसे देख सकें। मीडिया कर्मी और आमजन द्वारा results.eci.gov.in पर जाकर मतगणना के रुझान, ट्रेंड्स और मतगणना रिजल्ट्स जान सकते हैं। आज ईसीआई ने यह स्पष्ट किया है कि आरओ, एआरओ, प्रत्याशियों, मतगणना कर्मियों सभी के लिए एक ही हैंडबुक लागू है। जो इलेक्शन कमीशन ने जो निर्देश जारी किए हैं सभी पे वही लागू होते हैं। इस पे किसी भ्रम की गुंजाइश नहीं है। न ऐसे भ्रामक खबरों पे ध्यान दिया जाना चाहिए और ऐसे जो भ्रामक खबर फैला रहे हैं उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। जिलों में जो व्यवस्था की गई है वो चाक चौबंद है। सभी जगह धारा 144 लागू है। सभी से अपील है कि केवल पासधारक ही मतगणना स्थल पर जाएं। अनावश्यक भीड़ लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये शासन इसमें बहुत स्पष्ट है। जिलों को यह निर्देश बिल्कुल स्पष्टता से दिया गया है। किसी भी तरह के विजय जुलूस की अनुमति जिला प्रशासन नहीं देगा। कोई प्रत्याशी विजय जुलूस के लिए दुराग्रह न करें। आपने देखा है कि विगत 7 चरणों में चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण रहे हैं। कोई भी हिंसक घटना नहीं हुई है। सभी से अपील है शासन की कि मतगणना को भी पूर्णतः शांतिपूर्ण रखें। मैं
डीजीपी महोदय से अनुरोध करूंगा कि पुलिस व्यवस्था जो की गई है उसके संबंध में आपको ब्रीफ करें। धन्यवाद। साथियों, अभी जैसा कि गृह विभाग के एसीएस महोदय ने आपको सभी विस्तृत बातों से अवगत कराया, कुल 75 जनपदों में 81 जगहों पे मतगणना की व्यवस्था होनी है। कुछ ऐसे जनपद हैं जहां 2-2 काउंटिंग सेंटर हैं। उसको रखते हुए, उन सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं उसके हिसाब से ही फोर्स का व्यवस्थापन किया गया है। फोर्स का व्यवस्थापन त्रिस्तरीय है। जो इनर मोस्ट घेरा होगा वो जो केंद्रीय सुरक्षा बल प्रदत्त की गई है उसके द्वारा किया जाएगा। मध्यम घेरा पीएसी के द्वारा लैस होगा तथा आउटर मोस्ट जो घेरा होगा वो स्थानीय पुलिस के द्वारा मैन किया जाएगा। जिस तरह की भौगोलिक स्थिति काउंटिंग स्थान की होगी उस हिसाब से सर्कुलर रूप में व्यवस्थाएं की जाएंगी। मतगणना स्थल पर केवल वही व्यक्ति प्रवेश करेगा जिसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा वहां अधिकृत पास निर्गत किए जाएंगे। हमारे जो मीडिया के कर्मी हैं या जो उम्मीदवारों के को जितने व्यक्ति अनुमन्य हैं, इसके अलावा मतदान कर्मी भी जो हैं उनके बारे में जो सैंपल पासेज हैं वो निर्गत किए गए हैं। जो महिला कर्मी हैं मतगणना से संबंधित, प्रेस से संबंधित या जो कैंडिडेट के साथ अगर कोई महिला है तो सबकी फिस्किंग की जाएगी। लेकिन महिलाओं के बारे में ये स्पष्ट निर्देश है कि महिलाओं की चेकिंग उनकी निजता का ध्यान रखते हुए क्लोज्ड इनक्लोजर में महिला कर्मियों के द्वारा ही किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में किसी भी पुरुष के द्वारा महिला कर्मी की चेकिंग नहीं की जाएगी। साथ ही साथ इस दौरान यातायात में कोई बाधा न हो, इसके लिए पहले से ही यातायात प्रबंधन के निर्देश जनपद स्तर से निर्गत किए जाएंगे। जगह जगह पे हम लोगों ने कुछ QRT भी लगाए हैं, एंटी राइट इक्विपमेंट्स भी लगाए हैं। सीसीटीवी कैमरा का जो आने जाने के रास्ते हैं वहां भी सीसीटीवी लगाई गई हैं। जनपद के अन्य स्थानों पे भी जो संवेदनशील हैं वहां हम अपनी 112 की जो गाड़ियां होंगी उसका व्यवस्थापन करेंगे। सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके से किस तरह की अफवाह न फैले, इसके लिए हमारी लगातार सोशल मीडिया टीम काम कर रही है। जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया, कुछ लोगों ने ये अफवाह, तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि भारी संख्या में आप वहां पहुंचिए, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 7 चरणों के चुनाव यहाँ शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, हिंसा रहित तथा प्रलोभन मुक्त वातावरण में कराए गए हैं और इस बार कोई भी घटना चुनावी हिंसा से संबंधित नहीं हुई है। ये एक जो यहाँ के चुनाव में लगे प्रशासन और पुलिस की जो टीम है, ये उसकी प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी तरह की कोई घटना अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है। ये उनकी निष्पक्षता का भी प्रमाण है। तो हमारी लगातार इसमें वो है, मॉनिटरिंग चल रही है। लगातार होम कंट्रोल और डीजीपी मुख्यालय के द्वारा भी इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी।
हीट वेव के संबंध में जो निर्देश शासन के हैं और पुलिस विभाग के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, उसके अनुसार मतगणना स्थल पर पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था कराई गई है, जिससे वहां डॉक्टरों की टीम भी रहेगी, ताकि अगर कोई आकस्मिक स्थिति होती है तो उसको हम लोग उससे निपटे। स्थानीय अभिसूचना इकाई भी हमारी एक्टिवेटेड है। हमारे पास इस तरह के पुख्ता प्रमाण हैं जिससे कहा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति वहां भारी संख्या में लोगों को पहुंचने की अपील कर रहे हैं। ऐसे किसी भी चीज से वो लोग विरत रहें, वरना कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की है और कोई भी व्यक्ति जो कानून व्यवस्था गड़बड़ करने का प्रयास करेगा, उससे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा और समय आने पे उसका उन व्यक्तियों के नाम भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पूरी मतगणना को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए एसपी और एडिशनल एसपी की अगर देखें तो 160 व्यक्ति लगे हैं केवल मतगणना के लिए, और पुलिस उपाधीक्षक 476, निरीक्षक 2248, उप निरीक्षक 12883, मुख्य आरक्षी 20876, आरक्षी 50697, होमगार्ड 6149 तथा सीएपीएफ की 145 कंपनी तथा पीएससी की 102 कंपनी का व्यवस्थापन इस दौरान केवल मतगणना के लिए किया गया है। अन्य जो फोर्स है वो पूरे जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव के मतगणना के पहले भी कुछ लोगों ने शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की थी। उस पर किस तरह की कार्रवाई की गई थी, यह सभी को विदित है। मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। मतगणना पूरी तरीके से माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप ही कराई जा रही है। प्रेक्षकगण मौके पे हर एक मतगणना स्थल पे स्वयं मौजूद रहेंगे और समय समय पे पारदर्शिता बरतते हुए जो आयोग के निर्देश हैं प्रेस के माध्यम से तथा उनके अपने बुलेटिन मतगणना या परिणाम के बारे में जारी। ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें घरेलू हिंसा के शिकार विवाहिता पुरुषों द्वारा की गई आत्महत्या की घटनाओं से निपटने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने और पुरुषों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन की मांग की गई थी। आपको बताते चले कि भारत में आकस्मिक मौतों पर 2021 में प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक कहा यह भी गया था कि उस साल देश भर में 1,64,033 लोग आत्महत्या से मरे हैं। उनमें से 81,063 विवाहित जो पुरुष हैं वो शामिल हैं, जबकि 28,680 विवाहित महिलाएं शामिल हैं। आज के बदले हुए दौर में हमारे कानून थोड़े पिछड़े हुए हैं। हमारे देश में घरेलू हिंसा जेंडर स्पेसिफिक है। आपको बताते चले, यानी अगर पति के ऊपर पत्नी द्वारा प्रताड़ना हो और अगर पति पीड़ित हो तो उसके लिए भी कोई कानून नहीं है। साथ में 498A का तो बहुत वृहद तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। छोटे से छोटा घरेलू विवाद हो आजकल थाने पहुंच जाता है और दहेज का झूठा केस दर्ज हो जाता है। एफआईआर में मदर, फादर, ब्रदर सभी के नाम डाल दिए जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसों की डिमांड रखी जाती है। कि पुरुष आयोग ने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट का अब इस पर फैसला भी आ गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया
जिसमें घरेलू हिंसा के शिकार विवाहिता पुरुष द्वारा की गई आत्महत्या की घटनाओं से निपटने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने और पुरुषों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन की मांग की गई थी। साथ ही आपको बताते चले कि भारत में आकस्मिक मौतों पर 2021 में प्रकाशित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक यह भी कहा गया था कि उस साल देश भर में 1,64,333 जो मौत हैं वो आत्महत्या से मरे हैं और साथ ही उनमें से 81,063 विवाहित पुरुष थे, जबकि 28,680 विवाहित महिलाएं थी। आज के बदले हुए दौर में हमारे कानून थोड़े पिछड़े हुए हैं। हमारे देश में घरेलू हिंसा जेंडर स्पेसिफिक है और साथ ही आपको बताते चलें कि यानी कि अगर पति के ऊपर पत्नी द्वारा प्रताड़ना हो, अगर पति पीड़ित हो तो उसके लिए कोई भी कानून नहीं है। साथ में 498 ए का तो बहुत ही वृहत तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। आपको बताते चले कि छोटे से छोटा घरेलू विवाद हो आजकल थाने पहुंच जाता है और दहेज का झूठा केस दर्ज हो जाता है। एफआईआर में मदर, फादर, ब्रदर और सभी के नाम भी डाल दिए जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसों की डिमांड भी रखी जाती है। आपको बताते चलें कि जनहित याचिका पर विचार से अब इनकार भी कर दिया गया है। पुरुष आयोग ने दायर की थी याचिका। सर, आपका जिन हम सवालों पे चर्चा कर रहे थे, आपने बहुत गहरी बातें आज बताई। दर्शकों को भी इन बातों से रूबरू हो रहे हैं और बहुत सारे दर्शक इसको जागरूक भी होंगे, मुझे लगता है, इन बातों से। लेकिन जब हम बात करते हैं सर, क्योंकि इस देश में महिलाओं ने कहीं ना कहीं उनके साथ उत्पीड़न भी हुआ है और आज नहीं, जो हम वेद पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं कि जो हमारे तमाम अगर हम बात करें कि हमारी संस्कृति में महिलाओं को बहुत कष्ट हुआ है, महिलाओं ने बहुत सेक्रीफाइस किया। तो ये भी माना जाए जब ये कानून बना था तो कहीं ना कहीं उस समय महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा ही कहीं ना कहीं उनका उत्पीड़न हो रहा था। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? आज की परिवेश में भी ऐसा नहीं है कि सारा ही पुरुषों के फेवर में या पुरुष के साथ ज्यादती हो रही है। मुझे लगता है अधिकांश मामलों में महिलाओं के साथ भी कहीं ना कहीं ज्यादती हो रही है। देखिए, ये बात तो किसी भी तरह से नकारी नहीं जा सकती कि महिला उत्पीड़न एक बहुत ज्वलंत विषय है और ये इस देश में सदियों से रहा है और महिलाओं पर फिजिकली कमजोर होने की वजह से, फाइनेंशियली कमजोर होने की वजह से, उनके अपने माँ बाप का हाथ उनके सर पे ना रहने की वजह से, उनके जो सबसे निकटतम रिश्तेदार हैं वो कहते हैं नहीं नहीं बर्दाश्त कर ले, जा भाई अपने ससुराल में रहे। लड़की का घर ससुराल होता है। तो अगर आपके खुद के माता पिता आपको प्रोटेक्शन नहीं दे तो आप समझिए उस महिला के साथ कैसा होता है कि वो नए घर में गई है और वहां पर उसके साथ अत्याचार हो रहा है और उसके अपने लोग ही उसको धक्के देकर फिर उसी घर में भेज रहे हैं। अब जब महिलाएं नौकरी करना शुरू करेंगी, फाइनेंशियल वे में सशक्त हो जाएगी, तो शायद 8 से 20 साल बाद आपको ये सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब लगभग हर घर में लड़कियां छोटा मोटा काम कुछ ना कुछ ऑफिस का या कुछ का 15-20 हजार का करती हैं और जो करती है वो अपने आप उसकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसके साथ अत्याचार करना मुश्किल है और अत्याचार को सहती भी नहीं है वो। तो महिला उत्पीड़न जरूर एक विकृति है हमारे समाज में, लेकिन जब से हमारे पार्लियामेंट ने, क्योंकि हमारे यहां भी कोई चीज बैलेंस में नहीं होती है, अगर अत्याचार हो रहा है तो होने दो और अचानक ये ख्याल आया कि नहीं नहीं नहीं, नहीं अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहा है
तो फिर ऐसे कठोर कानून बना दो मर्दों के खिलाफ कि बिल्कुल उल्टा होने लग जाए। तो जब से ये कानून आया है तब से झूठे केस धीरे धीरे बढ़ते रहे। आपको मैं एक थोड़ा सा डेटा बताऊं, 2021 में 1,64,000 सुसाइड हुए ऑल ओवर इंडिया। ये मेरा फिगर नहीं है, ये क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड, जिसमें से लगभग 80,000 मर्द थे, शादीशुदा मर्द, जिनके घरों में कलेश था और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और इसके एवज में आप अगर देखें तो महिलाओं का नंबर लगभग 40,000 था, यानी 27%। वो उनके केस में भी सुसाइड हुआ। लेकिन ये हम अब देख रहे हैं साल दर साल कि इस कानून की वजह से मर्दों पर जो है प्रेशर बहुत ज्यादा है। उसको वकील पर भी खर्च करना पड़ता है झूठे केस में, उसको मेंटेनेंस भी पहले दिन से ही देना पड़ता है, जबकि उसकी वाइफ जो है वो नौकरी करने लायक है। चाहे जब दो जने साथ में रहते हैं तो 11, 14, 15, 20 हजार कमाने वाला वो अलग से नहीं कह सकता कि मैं 2,000 वाइफ पर खर्च करता हूं। लेकिन जब केस हो जाता है तो कोर्ट कहती है लाइए साहब 6,000 रुपए दीजिए उसको। तो ये एक अजीब दुविधा है कि जब हमने कानून बनाया तो, और इसके एवज में आप अगर देखें तो महिलाओं का नंबर लगभग 40,000 था, यानी 27%। वो उनके केस में भी सुसाइड हुआ। लेकिन ये हम अब देख रहे हैं साल दर साल कि इस कानून की वजह से मर्दों पर जो है प्रेशर बहुत ज्यादा है। उसको वकील पर भी खर्च करना पड़ता है झूठे केस में, उसको मेंटेनेंस भी पहले दिन से ही देना पड़ता है, जबकि उसकी वाइफ जो है वो नौकरी करने लायक है। चाहे जब दो जने साथ में रहते हैं तो 11, 14, 15, 20 हजार कमाने वाला वो अलग से नहीं कह सकता कि मैं 2,000 वाइफ पर खर्च करता हूं। लेकिन जब केस हो जाता है तो कोर्ट कहती है लाइए साहब 6,000 रुपए दीजिए उसको। तो ये एक अजीब दुविधा है कि जब हमने कानून बनाया तो हम एकदम दूसरे एक्सट्रीम में चले गए। दूसरी बात यह है कि इस कानून में प्रोविजन होना था डाउरी प्रिवेंशन ऑफिसर। आपने डाउरी ही सबसे बड़ा बदनुमा दाग है हमारे समाज का। आपने आज तक एक भी डाउरी। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार। बेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह।